हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एलियट थ्योरी। ये टॉपिक बेसिकली उन लोगों के लिए है जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मार्केट में इन्वेस्ट कब करना ठीक होगा, और अगर मैंने पोजीशन बनाई है तो वह उसको कब कट करना है, एक स्टॉक कितना मूव कर सकता है। ये हम एलिट थ्योरी से समझ सकते हैं कि जब कोई स्टॉक ट्रेंडिंग होता है, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड की डायरेक्शन है जिसमें 5 वेव होती हैं। ओके, 1 to 5। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई ट्रेंड स्टार्ट हुआ 1, ये 2, ये 3। ओके, इसको बोलते हैं वेव 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वेव 1, 3 एंड 5 इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। इम्पल्सिव वेव 2 एंड 4 इसको बोलते हैं करेक्शन। करेक्शन नॉट करेक्टिव। ये जैसे कोई ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इस फर्स्ट स्विंग को तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते, ना बता सकते हैं कि कोई ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो वो कहाँ तक जाएगा। लेकिन जब हम फिब को ड्रॉ करते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके हाई पॉइंट पर, तो फिब के अकॉर्डिंग आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 0.5 और 0.6 ये होता है वैल्यू एरिया। इसको बोलते हैं गोल्डन जोन सपोर्ट। तो इसके यहाँ पर मुझे ये पता चल सकता है कि कोई स्टॉक अगर पीक तक गया है तो उसमें कितना करेक्शन आ सकता है। तो जब कोई स्टॉक स्टार्ट हुआ, मान लो ये 10 रुपये से स्टार्ट हुआ, ये 50 रुपये हो गया, तो इसमें कोई ना कोई करेक्शन आएगा। तो अभी तो पीक पे ख़रीदना मेरे लिए महंगा है। जब इसमें थोड़ा करेक्शन आएगा, ये कम रेट पर मुझे मिलेगा, तो मेरे लिए वही एक अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस होगा। तो मोस्टली मैं तो यहीं एंटर करूँगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ करेक्शन की। करेक्शन कैसे आता है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। एग्जाम्पल है, ये 10 रुपये से स्टार्ट किया, 50, अगर उसका प्राइस हो गया तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो ये गिरावट सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की होती है। यहाँ से फिर नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो ये प्राइस दूसरी वेव में चला जाता है, जिसे बोलते हैं वेव थर्ड, करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव जब मार्केट में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, 1 2 3 4 5, जब ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो मार्केट ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें 3 वेव होती हैं, ए बी एंड सी, जिसको इस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। 5, ओके, इस 5 को ही ए बोलते हैं, इसके बाद करेक्शन जो आता है उसे बी, एंड इसके बाद जो वेव बनती है उसे सी। देन मार्केट इस तरीके से फॉर्मेशन करता है। तो एलिट थ्योरी में 3 रूल बताए। फर्स्ट रूल क्या बताया, सबसे पहले तो टाइम फ्रेम, कि किसी स्टॉक को देखने के लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। मिनिमम टाइम फ्रेम 75 मिनट, मैक्सिमम टाइम फ्रेम 1 डे। तो आपके चार्ट का जो टाइम फ्रेम होना चाहिए, मिनिमम 75 मिनट और मैक्सिमम 1 डे का चार्ट फ्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट रूल क्या बताया कि अगर वेव 1 स्टार्ट हुई है तो वेव 2 कभी भी इसके लोअर पॉइंट को टच नहीं करनी चाहिए, ना ही इसे ब्रेक करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये एलिट थ्योरी एलिट नहीं होगी। थर्ड रूल, वेव 3 कभी भी वेव 1 या 5 से कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये सबसे बड़ी होती है। उन्होंने बोला कि वेव 3 1 और 5 से कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो वेव 3 सबसे बड़ा मूव देती है। फोर्थ रूल, वेव 4 कभी भी वेव 1 के हाई को
ना टच करनी चाहिए, ना ही इसको ब्रेक करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को भी आगे शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसके बाद भी कुछ और भी हो सकता है। एडिशनल पॉइंट है जो मैं एनालिसिस किया है मार्केट में, और तो इसको आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ऐसा हो भी जाता है। तो एक्सप्लेन करते हैं कि वेव वन कब स्टार्ट होती है। जब इन्वेस्टर को लगता है कि कोई स्टॉक सस्ता है तो वेव वन स्टार्ट होती है। वेव टू, ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो थोड़ी छोटी मोटी गिरावट हो सकती है। वेव थ्री, ये सबसे बड़ी वेव होती है क्योंकि इसमें ह्यूज फंड बिग इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड या बिग मनी FIIs, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसमें जो मूवमेंट आता है ना तो वो शार्प आता है। वेव फोर, ये भी क्या है, प्रॉफिट बुकिंग का करेक्शन रहता है। वेव फोर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वेव के हाई को टच नहीं करना चाहिए। वेव फाइव, वेव फाइव कब बनती है, जब मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यही होता है। आप कभी भी कोई न्यूज़ देखते हैं कि कोई स्टॉक पहले ऑलरेडी मल्टीमेकर बन गया होता है, उसके बाद में न्यूज़ आती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हुए आए हैं, अब उनको चाहिए कि वो अपने स्टॉक को सेल कर सकें, और सेल वो तभी करेंगे जब उनको नए बायर्स मिलेंगे। तो मार्केट में इस स्टॉक से रिलेटेड, तो उसी ग्रीड में नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और पुराने इन्वेस्टर अपना जो स्टॉक है उनको देखकर निकल जाते हैं, और मार्केट में यहीं से फॉल आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ABC के ट्रेंड की। जब मार्केट में सेलिंग आती है तो यहीं इसी पॉइंट से मार्केट का ट्रेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। सेम अभी भी निफ्टी में यही तो हो रहा है। अभी मैं बात करूं फिप की, तो फिप का मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिप का 0.5 0.6 एरिया, ये वैल्यू एरिया होता है। यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। अगर इस एरिया में आपको प्राइस मिल रहा है तो वेल एंड गुड, ये डिस्काउंटेड प्राइस है और यहाँ इन्वेस्ट करना भी चाहिए। तो फिप की हेल्प से हम वेव टू और वेव फोर इसको पता कर सकते हैं, और वेव थ्री और वेव फाइव इसको भी पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ तक मिलेंगे और इसका करेक्शन कितना आ सकता है। ये फिप की हेल्प से पता चल सकता है। अभी मैं आगे आपको निफ्टी में एनालिसिस करूँगा तो आपको बता भी दूंगा। मैं की पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, पर्सनली मैंने खुद मार्केट में एनालिसिस किया है और उसको नोट किया है। जब मार्केट में 1 2 3 का फॉर्मेशन ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ क्या मार्केट अपना एक सिग्निफिकेंट टॉप बना चुका होता है। अब इसको जैसा कि मैंने बताया कि इसको देखने का टाइम फ्रेम क्या है, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग हो सकते हैं। अभी मान लो कि मैं 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, तो उसमें वेव 1 2 3 4 5 ये बन चुके होंगे। लेकिन अगर मैं 1 आवर का टाइम देखूंगा तो उसमें वेव वन ही बना होगा। तो वेव फाइव के बाद यहाँ से करेक्शन होगा, और सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो यहाँ से करेक्शन आना स्टार्ट हो रहा होगा। तो 15 मिनट में वो पहले बन गया होगा, 15 मिनट में पांचों वेव बन गई होंगी। लेकिन अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम देखूंगा तो इसमें
टॉप ही बन रहा होगा, मतलब वेव वन ही बनी होगी। तो ये करेक्शन किस तरीके से आ सकता है ये मैं आपको बताऊं। जैसे वेव वन के बाद जो करेक्शन आएगा वो किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, या तो वो जिग जैग पैटर्न बनाए इस तरीके से, या फिर वो फ्लैट करेक्शन हो इस तरह से। जब फ्लैट करेक्शन होगा तो उसमें पैसा नहीं बनता है, और या फिर वो इरेगुलर करेक्शन भी हो सकता है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे दिखता है। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, जैसे कि जियोपॉलिटिकल अभी इशू चल रहे हैं मार्केट में, कोई ह्यूमर बन गया, बैड न्यूज़ आ गई, या फिर न्यूज़ से रिलेटेड कुछ आ गया, तो क्या रैपिड गिरता है, या फिर वो गैप डाउन हो जाएगा, या फिर शार्प फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से रहता है। मैं बात करूँगा ABC पैटर्न की, कि मार्केट में ये पैटर्न बन गया 5। अब जो वेव स्टार्ट होगी यहाँ से डाउन साइड की, इसको A, फिर ये इस तरीके से B, फिर ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा। और ये वेव कहाँ तक जाएगी, ये भी हम फिप की जब फिप को ड्रॉ करेंगे तो उससे एनालिसिस कर सकते हैं। ये वेव 0.8 एरिया को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, और यहाँ ये C पॉइंट बनता है, C के बाद में ही सेलिंग हो जाती है। अगर A से B तक मैं फिब लगाता हूँ तो यहाँ दिखाई देगा आपको 0.8 एरिया। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मैं सेलिंग का नहीं सोचूंगा। इसके बाहर अगर 1 डे की कैंडल प्रॉपर क्लोज कर देती है तो फिर मैं मार्केट में सेलिंग का नहीं सोचूंगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, अपने सपोर्ट पर आए, वैल्यू एरिया पर आए, वहाँ से कोई डब्लू पैटर्न बनाए, हायर लो बनाए, तब मैं इसको बाई करूँगा। अदरवाइज मैं सेलिंग का नहीं सोचूंगा। अगर ये 0.8 एरिया ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से टी के बाद एक फॉल दिखाई देगा आपको। अगर ये 0.8 ब्रेक करता है, ये ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट में आपको सेलिंग का नहीं सोचना है, ओनली बाइंग का सोचना है। मार्केट नीचे आए, वैल्यू एरिया पे है, डब्लू पैटर्न बनाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अगर बिग टाइम फ्रेम मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम, अगर मार्केट 1 2 3 4 5 ये बनाता है तो हाई चांस है, विंड 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर ऐसा करता है तो हाई चांस है कि मार्केट फिर टॉप पे आके कंसोलिडेट हो जाएगा। मीन एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम पर, मतलब एक दिन में इतना है, फिर इतना, फिर इतना, कंटिन्यूस होता है। 10 दिन अप ट्रेंड में रहा, 5 दिन डाउन ट्रेंड, फिर 10 दिन अप ट्रेंड, फिर 5 दिन डाउन ट्रेंड, फिर 10 दिन अप ट्रेंड। इसका मतलब क्या है कि मार्केट 1 महीने से ज़्यादा अप ट्रेंड में है। तो मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था एक बाइक का, कोई बाइक की कैपेसिटी जितनी है वो उतना ही भागेगी। तो मार्केट फिर 5 लेवल बनाकर, 5 वेव बनाकर मार्केट फिर क्या करेगा, कंसोलिडेट मोड पे आ जाएगा, या तो वो ठहर जाएगा लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा। एक्चुअल में यही करेक्शन होता है। अब करेक्शन किस तरीके से, या तो फ्लैट करेक्शन हो जाए या इरेगुलर करेक्शन हो जाए। तो मार्केट अगर अब ट्रेंड में ज़्यादा है तो नहीं भागेगा, उसको चाहिए थोड़ा सा, मार्केट थका हुआ है, उसको रेस्ट करना है, और फिर यहीं से मार्केट को पुश किया जाता है। मैं अपना भी एक रूल आपके साथ शेयर करता हूँ कि मार्केट में 5 वेव कंप्लीट हो चुके हैं। ये 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं 0 से 5 तक, नोटेड, टाइम फ्रेम 1 डे, अगर मैं 0 से 5 तक फिब लगाता हूँ तो 0.5 एंड 0.6 एरिया, 0.5 के नीचे कोई भी 1 डे का कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए। मीन ये रेड कैंडल होगा और ये रेड कैंडल 0.5 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए जब मैं 0 से 5 तक फिब लगाता हूँ।
नेक्स्ट रूल, अगर मैं वेव 4 एंड वेव 5 इसको एनालिसिस करता हूँ, तो मैं पॉइंट 4 से पॉइंट 5 पर जब फिब ड्रॉ करता हूँ, तो कोई भी 1 डे का कैंडल पॉइंट 6 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये अभी निफ्टी का चार्ट मुझे बताएगा कि पॉइंट 6 के नीचे जब कैंडल क्लोज हुई उसके बाद में निफ्टी ने क्या करना स्टार्ट किया। तो 0 से 5 मैं पूरे स्विंग को जब एनालिसिस करूँगा, तो कोई भी 1 डे का कैंडल पॉइंट 5 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। जब मैं सिर्फ 4 एंड 5 इस स्विंग को एनालिसिस करूँगा, तो पॉइंट 6 का लेवल, इसके नीचे कोई भी 1 डे का कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कभी होता है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी। अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट इनहेलिडेशन करना स्टार्ट हो जाता है। पॉइंट 2 एंड पॉइंट 4, अगर इस पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, तो फिर मार्केट इस पॉइंट 5 या पॉइंट 2 की जो लेवल है या सपोर्ट है, इसको ब्रेक कर देगा। अगर पॉइंट 4 एंड पॉइंट 2 इसके सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट में कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर मैं चार्ट देखूं निफ्टी का, ये 1 डे टाइम फ्रेम, मार्केट एक चैनल में है। मार्केट ने यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 ये पैटर्न कंफर्म किया। देखो यहाँ 2 एंड 4, जो 4 पॉइंट है वो 1 के नीचे क्लोज है, 1 के हाई को ब्रेक कर चुका है। तो यही मैं बता रहा हूँ, मार्केट में ऐसा भी होता है। लेकिन जब 5 वेव कंप्लीट हो गई, तो मार्केट ने क्या किया, 5 को ए बोलेंगे, ए से बी, बी से सी, एंड फिर एक बूम। अगर मैं 4 से 5 तक फिब ड्रॉ करता हूँ, तो पॉइंट 5 के नीचे कोई भी 1 डे का कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। देन मार्केट क्या करेगा, ए बी सी करने के बाद फिर से वो 1 2 3 4 5 ये पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, देन फिर क्या करेगा, फिर वही ए बी सी पैटर्न बनाएगा, ए बी सी एंड बूम। नेक्स्ट सेम वही करेगा, 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर मैं 4 एंड 5 इसको एनालिसिस करता हूँ, 4 का लो ये है, 5 का टॉप ये है, तो मार्केट ने क्या किया, पॉइंट 6 के नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर दी, और ये कैंडल इसके सपोर्ट पर भी पहुंच गई, इसके सपोर्ट को भी ब्रेक किया है। नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, फिर 2 के भी सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। ये 2 के सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। तो मार्केट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मार्केट, इसलिए मैंने बोला था अब मैं मार्केट में सेलिंग का ही सोचूंगा। मैं मार्केट में बुलिश मोड में नहीं हूँ। मेरा जो भी व्यू रहेगा मार्केट में सेलिंग का ही रहेगा। अब ये वेव कहाँ तक जाएगी, अभी ए से बी तक ही वेव कंप्लीट हुई है। अगर मैं इसको देखूंगा तो ए एंड बी ही मार्केट ने अभी बनाया है।
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मार्केट ने अभी सी नहीं बनाया है। सी या तो ये ही हो सकता है या यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन जो 0.7 या 0.8 एरिया बोलेंगे, अगर यहाँ तक मार्केट आता है, आ सकता है, तो फिर मार्केट एक नया सी बनाएगा। सी के बाद ये लास्ट डिफाइंड ऑफ लाइन है। मैं इस लाइन के नीचे तक मार्केट में बेयरिश हूँ। जब तक मार्केट में 26,180 का लेवल नहीं टूटता या इसके ऊपर कोई भी वन डे की कैंडल प्रॉपर क्लोज नहीं करती, तब तक मैं मार्केट में बेयरिश मोड में हूँ। अगर ऐसा कभी होता है तो फिर मेरा व्यू क्या रहेगा, मैं यहीं बाई नहीं करूँगा। मार्केट जब नीचे आए, मुझे एक कोई लेवल दिखे, मैं ड्रॉ करूँ फिर से, तो कोई वैल्यू एरिया पे आके डब्लू पैटर्न बनाए, हायर लो बनाए, तो हायर लो से मैं बाई कर सकता हूँ और मेरा जो टारगेट रहेगा फिर इसके ऊपर रहेगा। लेकिन अभी का अगर मैं सोचता हूँ, अगर मेरा व्यू क्या है, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट फिर से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मार्केट का अगर यही एक स्विंग है, तो मार्केट ने 1.6 एरिया पर आ सकता है। अगर मार्केट में कल का लो ब्रेक होता है, ये लो ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट में हमको 25,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है। अगर इसके पीछे कोई लिक्विडिटी है तो फिर मार्केट उसको भी लेने जा सकता है। तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है, जब हम पढ़ेंगे BOS, जब हम सीखेंगे BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तब हम लिक्विडिटी के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विडिटी मार्केट के लिए एज अ फ्यूल काम करती है। तो देखो, अगर मुझे यहाँ से अगर लेवल देखने को मिल रहा है, सॉरी, तो मार्केट अभी इस एरिया तक आ सकता है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट को अभी इस एरिया में आना ही चाहिए। ओके, सो थैंक यू। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।